नमस्कार बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे भारत के महान वंश गुप्त वंश और उसके विशाल साम्राज्य के बारे में, जिसका शासन भारत में 275 से 550 ईस्वी तक रहा। बच्चों, गुप्त वंश की स्थापना कोई आसानी से नहीं हुई थी। इसकी स्थापना के लिए इसके अग्रणी शासक को बहुत प्रयास करना पड़ा। अब तक हम जान चुके हैं कि भारत में मौर्य वंश, शुंग वंश व सातवाहन वंश का शासन रहा और उसके पश्चात भारत में विदेशी आक्रांता कुषाण जाति का शासन स्थापित हुआ। कुषाण वंश के बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में, जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही उस शासन का भी उसी प्रकार पतन हुआ, जैसे जब कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता है तो जो उस वंश का हाल होता है वही हाल कुषाण वंश का हुआ। कुषाण वंश का शासन भी बच्चों 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गया और इस दौरान मध्य भारत के एक बड़े भूभाग पर मुरुंडो शकों का शासन स्थापित हुआ, जो लगभग 250 ईस्वी तक शासन रहा। इन सारी परिस्थितियों के साथ ही भारत में बच्चों एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। जब केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है तो क्या होता है? तब ये होता है कि जो उनके अधीनस्थ सामंत होते हैं, शासक होते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और ऐसे में भारत में भी कई राजवंशों का उदय हुआ। ये राजवंश थे नागवंश, मोकरी वंश, मगराज वंश, वाकाटक वंश, पल्लव वंश आदि। और इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच में समय बीत रहा था और इस समय के दौरान ही तीसरी शताब्दी के अंत और चौथी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक तंत्र फैल रहा था जिसमें अराजकता, अव्यवस्था एवं दुर्बलताओं का दौर चल रहा था। और इन सारी परिस्थितियों में कभी भी हम विदेशी आक्रमण के शिकार हो सकते थे, लेकिन इन सारी परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए किसी भी सेनानायक को जो महत्वाकांक्षी होता तो वो इनका लाभ उठा सकता था। और इनका लाभ उठाने के लिए आगे आए गुप्त वंश के शासक, जिसमें श्रीगुप्त और घटोत्कच का नाम आता है। इन लोगों के द्वारा आप कह सकते हैं कि भारत का जो युग अराजकता के दौर से गुजर रहा था, उन्हें इन लोगों ने एक स्वर्ण युग में स्थापित कर दिया। आगे चलकर हम जानेंगे कि किस प्रकार गुप्त युग भारत का स्वर्ण युग बना, जहां कला, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष हर क्षेत्र में भारत ने उन्नति की। तो इस प्रकार से 275 ईस्वी के लगभग श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई और इस स्थापना में इन्हें संस्थापक के रूप में जाना गया। और इसकी पुष्टि होती है प्रयाग प्रशस्ति के लेख से, जिसमें समुद्रगुप्त ने अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपुत्र कहा है। इससे ऐतिहासिक रूप से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। आगे हम देखते हैं कि श्रीगुप्त के पश्चात उनके शासन को संभाला घटोत्कच ने। घटोत्कच, ये नाम आपको शायद कुछ सुना सुना लगे। घटोत्कच, जिन्हें भीम के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन वो घटोत्कच महाभारत कालीन थे और ये घटोत्कच गुप्त कालीन है। इन्होंने अपने पिता के द्वारा मिले साम्राज्य का विस्तार किया और अपने विजयी अभियानों के साथ ही महाराज की उपाधि धारण की और इस प्रकार इन्होंने गुप्त वंश के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त वंश के तीसरे शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासन लगभग 320 से 335 ईस्वी के दौरान रहा था। घटोत्कच के पुत्र के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के शासन को संभाला। बच्चों, जैसा कि प्राचीन काल में होता था कि या तो दिग्विजय की जाती थी या आपस में ही राजा एक दूसरे परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया करते थे। इसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने भी दिग्विजय की और उसके पश्चात इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। इनके पिता ने महाराज की उपाधि ग्रहण की थी और इन्होंने स्वयं ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। इसके साथ ही अपने राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी के साथ विवाह किया, जिससे लिच्छवी साम्राज्य पर भी इनकी पकड़ मजबूत हुई और उस साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से ही इन्हें पुत्र रत्न के रूप में समुद्रगुप्त की प्राप्ति हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने
जिस प्रकार से शक संवत व विक्रम संवत थे, उसी प्रकार एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। गुप्त संवत की पुष्टि अरब लेखक अल-बरूनी के द्वारा भी की गई है, जिन्होंने कहा है कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच में लगभग 241 वर्ष का अंतर रहा था। इसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने विभिन्न विजयों के द्वारा अपने आप को स्थापित किया और गुप्त साम्राज्य के विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त वंश के चौथे शासक के रूप में बच्चों इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, कारण कि इनके युग में भारत में हर क्षेत्र में उन्नति हुई और इसके साथ ही एक विशाल साम्राज्य का उदय भी हुआ। इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमार देवी थी, जो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक, सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष का काल रहा था। समुद्रगुप्त का आदर्श भी उस समय के शासकों के समान दिग्विजय और एकीकरण का था। इसी प्रकार इन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा को निभाते हुए अपने साम्राज्य के विकास में, या आप कह सकते हैं दिग्विजय में विश्वास करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि मित्र हरिसेन ने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं व इनके वंश का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में किया है। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी जाना जाता है, जिसमें गुप्त वंश के इतिहास से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी लें। कनिंघम जो कि एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने भारत के इतिहास को जानने में हमारी बहुत सहायता की है। इन्होंने लिखा है कि ये लेख कौशाम्बी में खुदवाया गया था और इससे खुदवाने वाले थे सम्राट अशोक। सोचिए बच्चों, कितना प्राचीन ये अभिलेख है, जो मौर्य काल में भी रहा और गुप्त काल में भी रहा और आज वर्तमान में भी इसका अस्तित्व हमारे समक्ष है। इस अभिलेख में गुप्त काल से संबंधित जानकारी दी गई है और उसके पश्चात गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने अपने मंत्री हरिसेन के द्वारा इसमें जो रचना करवाई, उसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी, लेकिन जो भाषा है वो है संस्कृत, और इसमें भी पद और गद्य दोनों शैली का समावेश किया गया है, इसलिए इसे संस्कृत की चंपू शैली के रूप में जाना जाता है। मुगल शासक अकबर ने प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित किया और यहाँ पर मुगल वंश के शासक के मंत्री और कवि, या आप कह सकते हैं हर गुणों से भरपूर बीरबल के द्वारा भी एक लेख लिखा गया था। तो इस प्रकार से मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश तीनों के ही द्वारा इस अभिलेख में लेख लिखवाए गए। तो बच्चों, मेरे ख्याल से प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने काफ़ी जानकारी जुटा ली है। तो अब हम हमारे मुख्य विषय समुद्रगुप्त पर आते हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम हैं नंबर 1 गंगा यमुना, दोआब के राज्य, नंबर 2 पूर्वी हिमालय के राज्य, नंबर 3 पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, नंबर 4 पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, और नंबर 5 पे आते हैं शक व कुषाण राज्य। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी शासक थे और उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, और इस कारण उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किया गया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार एक घोड़े के साथ सेना भेजी जाती थी और जो राजा उस घोड़े को रोक लेता था उसे उस विशाल सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था, और जो घोड़े को नहीं रोक के उसे आगे जाने देता था वो राजा उस राज्य का अधीनता स्वीकार करने वाला राज्य बन जाता था। तो इस प्रकार से इनके द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किए गए और उस यज्ञ की याद को बनाए रखने के लिए इन्होंने स्वर्ण के सिक्के चलाए और उन स्वर्ण के सिक्कों पर लिखा गया अश्वमेध पराक्रम। इस प्रकार इन्होंने अपने पराक्रम को सिक्कों के द्वारा भावी इतिहास जानकारों के लिए सुरक्षित रखा।
समुद्रगुप्त एक योद्धा होने के साथ साथ ललित कलाओं में भी निपुण थे और उन्हें कविराज, संगीतराज भी कहा गया है। इसका भी प्रमाण हमें उनके सिक्कों से प्राप्त होता है जिनमें उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त सिर्फ इन्हीं रुचियों में विश्वास नहीं रखते थे बल्कि वे एक विष्णु भक्त भी थे और विष्णु भक्त होने के नाते वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। लेकिन अपनी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगाए और उसके साथ ही उस समय के जो अन्य धर्म थे उनके भी मान सम्मान को बनाए रखा। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश के शासन को संभाला, जिनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी के दौरान रहा। लेकिन बच्चों, आपके पुस्तक में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन संभालने से पूर्व रामगुप्त शासक बने, जो कि समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे। लेकिन ये एक कायर शासक थे जिन्होंने अपने परिवार और अपने वंश को कलंकित किया। इस कारण से चंद्रगुप्त द्वितीय को इनका वध करना पड़ा और सत्ता को संभालना पड़ा। सत्ता संभालने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने परिवार और वंश की परंपराओं को बनाए रखा और सम्राट बनने के बाद इन्होंने भी साम्राज्य का विस्तार विवाह संबंध और विजयों के द्वारा किया। इन्होंने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे इनके प्रभावती नामक पुत्री हुई थी और प्रभावती का विवाह इन्होंने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था और इन वाकाटकों की मदद से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु बच्चों छोटी उम्र में ही हो गई और ऐसे में उस समय की परंपरा के अनुसार प्रभावती गुप्त ने अपने पति के साम्राज्य को संभाला, अपने नाबालिग पुत्र को शासक बनाया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों की सहायता से पश्चिमी मालवा व गुजरात विजय की, जहां उन्होंने शकों को पराजित किया। इस प्रकार वाकाटकों की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उनकी पहली राजधानी बच्चों पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान पटना के नाम से जानी जाती है। और इस तरह से इन्होंने शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतिहास में इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भी भारत आए थे, जिन्होंने इनके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां जुटाई थी। इस प्रकार गुप्त वंश के महान शासक के रूप में इतिहास में इनका नाम दर्ज है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े पुत्र थे। इनकी माता का नाम ध्रुव देवी था। इन्होंने अपने पिता के द्वारा जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था उसे विरासत में प्राप्त किया और उस साम्राज्य की रक्षा की और उसे स्वतंत्र बनाए रखा, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा ही कुछ आपको याद होगा कि बिंदुसार के द्वारा भी अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो उन्हें विशाल साम्राज्य मिला था उसकी उन्होंने किस प्रकार से सुरक्षा की, जिसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था अशोक ने। तो बच्चों, कुमारगुप्त जिन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी कई अच्छे कार्य किए। उन्हीं में से एक था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाना। नालंदा विश्वविद्यालय एक उच्च कोटि का विश्वविद्यालय था, जहां भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए आया करते थे। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। इनका राज्य पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था और इनके शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करते थे जो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी और सुमेरु व कैलाश पर्वत जिसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार अपने विशाल साम्राज्य को इन्होंने बनाए रखा, लेकिन इन्हें भी अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्रों के विद्रोह का सामना करना पड़ा।
गुप्त, इनका शासन 455 से 467 ईस्वी तक रहा, जो लगभग 12 वर्ष तक रहा। ये कुमारगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, लेकिन अपनी योग्यता के कारण ये गुप्त साम्राज्य के अधिनायक तंत्र बने, अर्थात इन्होंने गुप्त साम्राज्य को संभाला। इनके शासन की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख से ही बच्चों ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी इसके कारण किसानों को लाभ हुआ और कृषि के लिए उन्हें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से संघर्ष करना पड़ा। ये हूण ऐसी बर्बर जाति थी जो कि मध्य एशिया में निवास करती थी, जिसकी एक शाखा ने यूरोप की ओर आक्रमण किया और एक शाखा ने भारत की ओर आक्रमण किया। इस बर्बर जाति के हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया, जो आप कह सकते हैं इनके समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इन्होंने भारत को काफी समय तक विदेशी आक्रमणों से बचा कर रखा। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के महानतम राजाओं में अंतिम कड़ी के रूप में थे, क्योंकि इनके पश्चात कोई भी शासक इतना सुयोग्य नहीं रहा। और जिस तरह से हर चीज का उदय होता है और पतन भी होता है, वैसे ही इनके पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा। लेकिन इनके द्वारा गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण और स्वतंत्र बनाए रखा। बच्चों, याद करने की दृष्टि से मैं आपको एक बार पुनः इन चीज़ों को दोहरा देती हूँ कि किस प्रकार गुप्त वंश की स्थापना करने में श्री गुप्त का योगदान रहा और उसे आगे बढ़ाने में उनके पुत्र घटोत्कच का योगदान रहा, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और एक नए संवत गुप्त संवत को चलाया। उनके पश्चात उनके प्रतापी शासक समुद्रगुप्त जो शासक बने, जिनका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ आदि किए। उसके पश्चात उनके प्रतापी पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश के साथ किया और उनके सहयोग से शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी 2 राजधानियां बनाई। उनकी पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है, जो आज बिहार में स्थित है, और दूसरी राजधानी बनाई उन्हें उज्जैन। उज्जैन जिसे आप महाकाल की नगरी के रूप में जानते हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके पश्चात इनके प्रतापी पुत्र हुए कुमारगुप्त, जिन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और इसी के साथ इन्होंने विद्या के क्षेत्र में अर्थात अध्ययन के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जहां भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए आया करते थे। और इनके पश्चात इनके पुत्र स्कंदगुप्त हुए। स्कंदगुप्त जिन्होंने मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। इसके साथ ही उनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने भारत को विदेशी आक्रमणकारी हूण जाति से बचाया। हूण जो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, जिसकी एक शाखा ने यूरोप पर आक्रमण किया और दूसरी शाखा ने भारत पर, लेकिन स्कंदगुप्त ने अपने पराक्रम से इन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार इतिहास में गुप्त साम्राज्य का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है और इन्होंने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और भारत को एक विशेष पहचान दिलाई। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और समाज के बारे में जानना। बच्चों, इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश के शासकों से संबंधित भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो आइए बच्चों, आज हम जानेंगे गुप्त वंश के सांस्कृतिक व सामाजिक विकास के बारे में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस युग को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण
स्वर्ण युग अर्थात बच्चों कि इस युग में हर क्षेत्र में भारत ने उन्नति की और किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समय के शासकों का साम्राज्यवादी होने के साथ साथ ही अपना प्रजा हित में कार्य करना भी मुख्य विषय वस्तु रही थी। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार गुप्त वंश के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अपने वंश के विस्तार और उनकी उपलब्धियों में चार चांद लगाने के लिए किस प्रकार से कार्य किए। हम पढ़ चुके हैं कि गुप्त वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे और वैदिक धर्म में अश्वमेध यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। अश्वमेध यज्ञ जिसे राजा अपनी दिग्विजय के लिए किया करते थे और गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था वो थे समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने सिर्फ वैदिक धर्म को ही महत्व दिया, नहीं, इनके समय में जो जैन धर्म बौद्ध धर्म थे इनका भी यथावत विकास हुआ। इन्होंने कभी भी वैदिक धर्म को ही प्रेशर न देकर अन्य धर्मों में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। इस तरह से इनके शासनकाल में भारत में विभिन्न धर्म भी फलीभूत हुए। आगे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे आज के दौर में बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, उस समय प्राचीन भारत में हमारे गौरवशाली भारत में विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए भारत आया करते थे। इसके साथ ही हमारे यहाँ के धर्म, ज्ञान, संस्कृति इन सबको जानने के लिए भी विदेशी छात्र भारत आया करते थे। ऐसे ही एक छात्र थे चीनी यात्री फाहियान, जो यात्री के रूप में भी थे और छात्र के रूप में भी थे। इन्होंने यहाँ आकर बौद्ध धर्म व ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म व ग्रंथों के बारे में ही नहीं जाना, बल्कि हमारे यहाँ का जो समाज था उसका विवरण भी इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा। ये कहते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था ये बहुत ही सुव्यवस्थित था और यहाँ अपराध नाम मात्र के होते थे और जनता पर राजा के द्वारा कर भार नाम मात्र के ही लगाए गए थे। ये चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासनकाल में भारत आए थे। आपको याद दिला दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी दो राजधानियां बनाई, एक पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैन। बच्चों, गुप्त काल में भारत ने साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल व कला के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। उन्हीं में से हम जानेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में जो उन्नति हुई उसके बारे में। गुप्त राजाओं के बच्चों जो भाषा थी राजकाज की वो थी संस्कृत। जैसे आज हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश प्रमुख भाषाएं हैं, वैसे ही उस समय राजकाज की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में विभिन्न ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें से उनके रचनाकार थे कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त और अमर सिंह। कालिदास के द्वारा जो मुख्य ग्रंथ लिखे गए वो थे अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटक। इसके बारे में मैं आपको बता दूं ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। इसमें हस्तिनापुर के राजा भरत और शकुंतला की कहानी है कि किस प्रकार से उनका मिलन होता है, फिर विरह होता है और वापस से उनका जो मिलन होता है, इस संदर्भ में ये नाटक है। अगला आता है रघुवंशम महाकाव्य। इसमें भगवान श्री राम और उनके पूर्वजों की कथा का संकलन किया गया है। आगे हम देखते हैं शूद्रक, जिन्होंने मृच्छकटिकम नाटक लिखा। इस नाटक के जो मुख्य पात्र थे वो थे चारुदत्त और वसंत सेना। फिर विशाखदत्त, विशाखदत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है ये राजनीति से संबंधित नाटक रहा था। इसी में आगे बढ़ के नाम आता है अमर सिंह का। अमर सिंह जो कि एक सुविख्यात कोशकार हुए थे। इसके अलावा भी बच्चों विष्णुगुप्त, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी कि किस प्रकार से बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से गुप्तकालीन साहित्य एक महान साहित्य के रूप में आज हमारे भारत की धरोहर है। बच्चों, आपने रामायण और महाभारत के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। रामायण और महाभारत का जो वर्तमान रूप हमारे समक्ष है ये गुप्त काल में ही संकलित हुआ था। इसके अलावा मनु संहिता का संकलन भी गुप्त काल में ही हुआ। बच्चों, गुप्त काल में सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही विकास नहीं हुआ, बल्कि आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर और ब्रह्मगुप्त ने गणित, विज्ञान, ज्योतिष व खगोल के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट, इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि गणित के क्षेत्र में इनका योगदान विशेष रहा है। इसके अलावा जब दुनिया को पता भी नहीं था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तब उस समय पूरी दुनिया को आप जानते ही होंगे कि कोपरनिकस के द्वारा ये सिद्धांत आधुनिक रूप में दिया गया था कि
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन हमारे देश में तो गुप्त काल में ही यह आर्यभट्ट के द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाती है। लेकिन दुनिया को इन सब के बारे में कब पता चला? जब हमारे इतिहास के बारे में हमारे ही शासकों ने अनदेखी कर दी। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत पर रहा, उस दौरान हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध हुई। इसी में हम आगे देखेंगे कि गुप्त काल में ही दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। कला के क्षेत्र में बच्चों गुप्त काल के अंतर्गत आते हैं वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला। वास्तुकला में भी गुप्त काल में विशेष रूप से मंदिरों का स्थान आता है और इन मंदिरों में भी उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि भारत में गुप्त युग का पहला शिखर युक्त मंदिर है। इसके अलावा भीतरगांव, जो कि कानपुर में स्थित मंदिर है, इस मंदिर में भी शिखर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यह मंदिर ईंटों से निर्मित रहा था। इसी में आगे बढ़ते हैं हम। अजंता की गुफाएं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। इन गुफाओं में बच्चों सिर्फ वैदिक धर्म ही नहीं बल्कि जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं और ये चित्र आज भी विभिन्न रंगों के साथ अपना अस्तित्व लिए हुए हैं। इन चित्रों में भगवान बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण का चित्र विश्व प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, जो कि वर्तमान में मेहरौली में स्थित है। इस स्तंभ की विशेषता यह है कि सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सब से इसका आज तक कोई भी अहित नहीं हुआ है। जैसा ये उस समय था वैसा ही ये आज भी है और वैज्ञानिक भी आश्चर्य करते हैं कि इस स्तंभ में कहीं कोई जंग आदि नहीं लगा। फिर आगे हम देखते हैं बिहार के नालंदा में स्थित 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति। इसके अलावा वहीं सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा भी पाई गई है। इन प्रतिमाओं में हम देखते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक आदि का प्रयोग किया गया और इनका उत्कृष्ट निर्माण किया गया। सुल्तानगंज की प्रतिमा का अस्तित्व आज भारत में नहीं है। ये भारत से बाहर इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज बच्चों 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज में सभी के लिए अलग अलग कार्य रहे थे और प्राचीन भारत में तो बच्चों कार्य में कोई विभेद नहीं किया जाता था, अर्थात एक ही परिवार में ये चारों वर्ण पाए जाते थे। यानी जो व्यवस्थाएं थी वो जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समाज में कर्म को एक तरफ रख दिया गया और जन्म को अधिक महत्व दिया गया। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से समाज में लोग विभाजित थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था और ब्राह्मण के लिए अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान आदि से संबंधित कार्य बताए गए थे। नंबर 2 पे आते हैं क्षत्रिय, जिनके लिए राष्ट्र की रक्षा करने से संबंधित कार्य था, अर्थात सैन्य व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य क्षत्रिय किया करते थे। नंबर 3 पे आते हैं वैश्य। वैश्य जिनका कार्य होता था व्यापार और वाणिज्य से संबंधित व्यवस्थाओं को संभालना। और नंबर 4 पे आते थे शूद्र, जिनका कार्य होता था इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय बंधन कठोरता से लागू नहीं थे, लेकिन फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही माना जाता था। अर्थात जो व्यवस्था प्राचीन भारत में कर्म आधारित थी, वो व्यवस्था गुप्त काल तक आते आते कर्म आधारित न होके जन्म आधारित हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी बात ये थी कि व्यवसाय के ऊपर प्रतिबंध नहीं था। जैसा कि बच्चों हमने जाना कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था, लेकिन इसके साथ ही समाज में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियों को समाज में पुरुषों के बराबर ही महत्व दिया जाता था। धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, अर्थात कोई भी यज्ञ आदि कार्य होते थे उसमें पति के साथ पत्नी का बैठना अनिवार्य होता था। इसके अलावा गुप्त काल में स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। जैसे आज हमारे देश में स्त्रियों की
शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह से गुप्त काल में भी स्त्री शिक्षा का प्रचलन था और पर्दा प्रथा का अस्तित्व भी नहीं था। फिर हम देखते हैं कि गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। बच्चों, गुप्त काल में जिस तरह से 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, लेकिन इसके अलावा गुप्त काल में स्वयंवर प्रथा भी अस्तित्व में थी। स्वयंवर प्रथा अर्थात स्त्री अपने द्वारा या अपनी पसंद का पति चुन सकती थी। आगे हम देखते हैं कि गुप्त काल साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण किया गया है, जिसे स्पष्ट होता है कि समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण और पूजनीय था। और तो और आज आप देखते हैं कि किस प्रकार से पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का समान हक है और पति की संपत्ति में पत्नी का भी पूरा अधिकार होता है। उसी तरह से गुप्त काल में भी अगर किसी स्त्री के पुत्र नहीं होता था और पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पुरुष की संपत्ति पर अर्थात पति की संपत्ति पर पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था। तो इस तरह से उन्हें संपत्ति में भी अधिकार उस दौरान भी दिया गया था, जैसा कि आज वर्तमान में भी है। गुप्त काल में बच्चों विभिन्न प्रकार की जातियां अस्तित्व में आ चुकी थीं, जिनमें से कई जातियां उग्र प्रकार की थी, जैसे कि कर्ण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि जातियां। इसी काल में एक नए समाज का उदय भी हुआ, जिसे हम कायस्थ के रूप में जानते हैं। उस समय ये एक वर्ग विशेष के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह एक जाति के रूप में जाना जाता है। कायस्थ जाति जो कि समाज में एक पढ़ी लिखी जाति के रूप में जानी जाती है। और इस तरह से हमारे देश में एक नए समाज या एक नई जाति का भी अस्तित्व में आना हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त काल में जहाँ हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां हुई और उसके शासकों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनबी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।